सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इसकी पहली जो यूनिट है इस यूनिट को अपन शुरू कर रहे हैं। इसमें आपका पहला जो टॉपिक अपन लेते हैं ये है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि एक ऐसा प्रभाव या कारक जिसके कारण परिपथ में आवेश जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर अग्रसर होता है, तो यह प्रभाव या कारक जो है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस विद्युत वाहक बल को E से व्यक्त करते हैं। किसी विद्युत स्रोत के खुले परिपथ में होने पर स्रोत के दोनों टर्मिनलों A व B के मध्य का जो विभवांतर है वह विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो जब खुले परिपथ खुला है तो दो सिरों A व B के मध्य का जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा, और जब परिपथ बंद है तो A व B के मध्य का जो विभवांतर है उसे हम सामान्य विभवांतर कहते हैं। तो सामान्य विभवांतर जो है वो VAB हो गया, और जब परिपथ खोल देंगे तो इसे ही हम विद्युत वाहक बल कह देंगे। इसके पश्चात आपका आता है फैराडे का नियम। तो फैराडे ने एक छड़ चुंबक और प्रेरण एक कुंडली या चालक तार लेकर इनकी सापेक्ष गति के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रयोग किए, और ये पाया कि जब कुंडली व छड़ चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रयोग के लिए फैराडे के नियम ने जो निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष ये है कि जब चुंबक व तार के मध्य सापेक्ष गति नहीं होती है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो है वो शून्य होता है। यहाँ इस कुंडली में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, यहाँ ये चुंबक है और ये चालक तार है। जब इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति नहीं हो रही, दोनों स्थिर अवस्था में है, उस टाइम गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो शून्य है। जब चुंबक तार की ओर गति करती है तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ये जो चुंबक है ये तार की ओर इधर आ रही है, तो धारामापी में जो है वो विक्षेप उत्पन्न होता है। इसके अपोजिट जब चुंबक चालक तार से दूर जाएगी तो भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, लेकिन ये जो विक्षेप है ये पूर्व के विक्षेप की विपरीत दिशा में होता है। इसके पश्चात एक बात आती है कि चुंबक जितनी तीव्र गति से चालक की तार की ओर आती है या चालक तार से दूर जाती है तो धारामापी में विक्षेप भी उतनी ही तीव्रता से होता है। यानी चुंबक यदि धीरे आ रही है तो धारामापी में विक्षेप धीरे हो रहा है, और यदि चुंबक तेज गति से आ रही है तो विक्षेप भी उसी तेज गति से हो रहा है। और चुंबक जो है वो तीव्र गति से वापस जा रही है तो तीव्र गति से विक्षेप विपरीत दिशा में आ रहा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में क्षणिक धारा प्रवाहित होती है, एवं यह जो धारा है, यह धारा प्रवाह है जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है, और फलस्वरूप परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात E समानुपाती d∅dt। E जो है वो विद्युत वाहक बल है, फाई जो है वो विद्युत फ्लक्स है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो दिशा हम लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, E = -k d∅dt। अब फैराडे के नियम के समाकलन व अवकलन रूप। हम जानते हैं कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो कुंडली के चारों ओर प्रेरित विद्युत क्षेत्र E के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो आपका हो जाएगा E∆L∠dl। dl जो है वो लंबाई L5 है, L जो है वो लंबाई की दिशा है, दिशा में एकांक सदिश है, E विद्युत क्षेत्र है, ये समीकरण 1।
एवं कुंडली से पार होने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई जो है वो हो जाता है फाई बराबर ई डॉट डी एस। ये समीकरण आपकी 2 होगी। फाई बराबर बी डॉट डी एस, सॉरी बी डॉट डी एस, ई नहीं है बी है, समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं लेंस के जो नियम है उससे ई बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, तो ई बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, ये ई का मान समीकरण 1 में है और इस फाई का जो मान है वो समीकरण 2 में है। दोनों मान रख देते हैं तो हमें ये रूप प्राप्त हो जाता है। रैखिक समाकलन ई डॉट एल डी एल बराबर माइनस का डी अपॉन डी टी पृष्ठ समाकलन बी डॉट डी एस, ई डॉट एल डी एल बराबर माइनस का डी बी अपॉन डी टी डी एस। ये जो समीकरण 4 है, ये समीकरण 4 फैराडे के नियम का समाकलन रूप दर्शाती है। अब हम फैराडे के नियम का अवकलन रूप ज्ञात करते हैं। अवकलन रूप ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले स्टोक्स प्रमेय पे चलना पड़ेगा। स्टोक्स की जो प्रमेय है ये अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में आती है, इसी बुक में आएगी आगे, लेकिन अभी यहाँ अपने को केवल इसका सूत्र ही याद रखना पड़ेगा। तो इसके अनुसार ई डॉट एल कैप डी एल यानी विद्युत क्षेत्र डॉट लंबाई का एकांक सदिश और इसका जो रैखिक समाकलन है वो किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो ये स्टोक्स की प्रमेय है। इसके अनुसार ये जो मान है ये मान इस मान के बराबर होता है। तो समीकरण 4 में ये जो मान है इसकी जगह ये मान अपन लिख सकते हैं स्टोक्स प्रमेय से। तो ये मान हम लिख देते हैं। तो समीकरण 4 से हमें समीकरण इस रूप में मिल जाती है। इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर माइनस के पृष्ठीय समाकलन डेल बी अपॉन डेल टी डी एस। ये जो माइनस है आपका ये इधर आ गया, दोनों मान जुड़ गए और ये डी एस बन गया। समीकरण 5 सामान्य गणितीय प्रक्रिया है। यहाँ डी एस इज नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि पृष्ठीय समाकलन ये क्षेत्रफल अल्पांश है, क्षेत्रफल अल्पांश कभी शून्य नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ ही 0 होगी। और जब ये चीज़ 0 हो जाएगी डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी अपॉन डेल टी, तो डेल क्रॉस ई का जो मान है वो माइनस के डेल बी अपॉन डेल टी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें समीकरण 6 मिल गई। और ये समीकरण 6 जो है ये फैराडे के नियम के अवकलन रूप को दर्शाती है। तो इस प्रकार आपका फैराडे के नियम के अवकलन और समाकलन रूप है। इसके पश्चात आपका आता है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व नाम से ही स्पष्ट है कि किसी कुंडली का स्वयं के कारण प्रेरकत्व है। तो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और यह चुंबकीय फ्लक्स फाई जो है वो धारा आई के समानुपाती होता है। अर्थात फाई जो है वो समानुपाती हो गया आई। तो फाई बराबर एल आई, समीकरण नंबर 1। यहाँ एल जो है वो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। यदि फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में समय के साथ ये परिवर्तन जो है वो हम इस सूत्र से दर्शाते हैं डी फाई अपॉन डी टी। इसमें अपन ने ऊपर और नीचे डी आई लगा दिया है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डी फाई अपॉन डी आई जो है वो एल बन गया, प्रेरकत्व एल, क्योंकि यहाँ से एल जो है वो फाई बटा आई बनता है और अल्प परिवर्तन के लिए डी फाई अपॉन डी आई बन जाएगा। ये आपका आई है। तो फैराडे का जो नियम है यह नियम आपको कहता है ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से अगर हम मान ज्ञात करना चाहें तो ई का जो मान आ गया वो माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी आ गया है, क्योंकि डी फाई अपॉन डी टी का मान ये एल डी आई अपॉन डी टी रहा और ई बराबर क्या होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई अपॉन डी टी का ये जो मान है वो यहाँ से यहाँ रख दिया, माइनस एज इट इज आ गया, समीकरण नंबर 2। अब हम ज्ञात करते हैं परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो पहले तो अपने को ये देखना है कि परिनालिका क्या होती है। तो एक लंबे तांबे के तार को सर्पिलाकार कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटते हैं कि कुंडली की जो त्रिज्या है वो
कुंडली की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, या हम ये कह सकते हैं कुंडली की जो लंबाई है वो त्रिज्या या व्यास की तुलना में बहुत अधिक है। तो ऐसी जो कुंडली है वो कुंडली परिनालिका कहलाती है। इसका ये चित्र हमने बना रखा है। इसकी जो लंबाई है वो इसके व्यास की तुलना में बहुत ज़्यादा है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, वही चीज़ है। तो यदि इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो परिनालिका के प्रत्येक चक्कर, ये जो चक्कर हो रहे हैं ना परिनालिका के, ये प्रत्येक चक्कर के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है एवं कुंडली की अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण जो है वो प्रत्येक चक्कर द्वारा स्थापित चुंबकीय प्रेरण का परिणामी प्रेरण कहलाता है। तो इस परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और दूसरा सिरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो सिरे होते हैं ना, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल वैसे ही इस परिनालिका में दो ध्रुव बन जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एक आदर्श परिनालिका के बाहर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय प्रेरण होता है वो क्या होता है, आपका शून्य होता है। अब इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए माना परिनालिका की जो लंबाई है वो L है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो L है, एवं इस परिनालिका में N फेरे हैं। ये जो फेरे हैं, ये फेरे जो हैं वो कैपिटल N फेरे, एवं फेरों के मध्य वायु क्रोड है, यानी वायु माध्यम है। दूसरा माध्यम भी हो सकता है, उसके बारे में सूत्र में अपन आगे संशोधन कर लेंगे। अभी फिलहाल अपन ये मानते हैं कि इसके मध्य जो माध्यम है वो आपका वायु माध्यम है। यदि परिनालिका के अंदर परिनालिका के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात किया जाए तो यह चुंबकीय प्रेरण B जो है वो हो जाता है μ0Ni/L। हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स फाई जो है वो क्या होता है, B.A सदिश पढ़ा है 12वीं कक्षा में। अदिश गुणा होता है कोस थीटा है, कोस थीटा का मान 0 है तो फाई का मान B.A आ गया। तो ये फाई वन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि परिनालिका में बहुत से फेरे हैं, केवल एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स है। तो ये B का जो मान है वो यहाँ से रख दिया मैंने, μ0Ni/L, μ0Ni/L, B का मान है A आ गया। अतः संपूर्ण परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो मान ज्ञात करते हैं, माना संपूर्ण परिनालिका में कैपिटल N फेरे हैं, तो एक फेरे के कारण जब ये है तो N फेरों के लिए इससे गुणा हो गया, तो संपूर्ण परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स फाई N जो है वो N/d∅1 हो गया। इस फॉर्मूले में को यहाँ रख दिया तो μ0N2Ia/L हो गया, समीकरण नंबर 4। तो अब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान ज्ञात करते हैं वो विद्युत वाहक बल A=-d/dt फाई N फेरों के लिए फाई N आ गया। फाई N का जो मान है वो यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया है, -d/dt μ0 ही यही मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से μ0N2A/IL बाहर ले लिया, di/dt इधर रख दिया है। di/dt इसलिए रख दिया क्योंकि धारा के मान में समय के साथ परिवर्तन है। तो यहाँ आपका E जो है विद्युत वाहक बल, इसका मान हमने पहले पढ़ा है -L/di/dt, और यहाँ से इसका E का जो मान है वो ये मिल गया। तो L/di/dt का जो मान है वो इसके बराबर ही हो गया, माइनस हट जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस है। तो L का जो मान है वो आपका आ गया μ0N2A/L। अब यहाँ जो N है वो कुल फेरों की संख्या है। कुल फेरों की संख्या में अगर लंबाई का भाग लगा देते हैं तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ जाती है, और एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो स्मॉल n होती है। तो स्मॉल n का जो मान है वो कैपिटल N/L होने के कारण ये मान प्राप्त हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 किसी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व को व्यक्त करती है। यदि परिनालिका में वायु क्रोड के स्थान पर अन्य लोह क्रोड रखें या अन्य माध्यम रखें तो समीकरण 6 किस प्रकार परिवर्तित होती है, L बराबर μN2LA। तो यहाँ म्यू जो है वो μ0 μr है। R जो है वो अपेक्षित पारगम्यता है उस माध्यम की जो माध्यम हम परिनालिका की क्रोडों के मध्य या फेरों के मध्य रख रहे हैं। तो प्रेरक तो L जो है वो इस रूप में प्राप्त हो जाता है।
इसके पश्चात अपन ज्ञात करते हैं स्वप्रेरण कुंडली में संग्रहित ऊर्जा। तो स्वप्रेरण कुंडली की में संग्रहित ऊर्जा जो है वो W बराबर 1/2 Li² होती है। ये जो L का मान है वो समीकरण ये 6 से रख देते हैं हम, ये 6 से 1/2 ये L समीकरण 6 से आ गया, ये मान इधर आ गया, तो समीकरण 8 आ गई। समीकरण 8 जो है वो कुंडली में संग्रहित ऊर्जा को व्यक्त करती है। यदि एकांक आयतन के लिए संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाए, जिसे ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं, तो इस W में आयतन का भाग लगा देंगे। आयतन का भाग लगाते ही W में L गुणा A हो गया। L लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो AL का भाग लग जाएगा, तो ऊपर से यहाँ L हट गया, नीचे एक L बढ़ गया, 1/2 μ0 n² I² L² हो गया। और अब यहाँ जो है n² I² L² है, इसको अपन B² μ0² भी लिखते हैं, तो U का मान आ गया 1/2 B² μ0²। इस प्रकार हमें स्वप्रेरण कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का मान प्राप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।